एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूँ। ये आपको सुबह वाले कार्यक्रम में भी सुनने को मिला था और अभी भी मिल रहा है। मैंने आप लोगों से 90 दशक की दिवाली, जो 90 से लेकर के या 80 से लेकर के 90 या 2000 से पीछे चले जाइए, 80 90 95 तक कि जो लोग दिवाली मनाने वाले थे, या 90 दशक की दिवाली कैसी मनती थी, 90 से लेकर 2000, 80 से लेकर के 2000, इस दौरान के जितने भी लोग थे वो मुझे लिख करके भेज सकते हैं कि आपकी दिवाली कैसी थी, वो बचपन वाली दिवाली, या पीछे भी जाओ, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से अपनी दिवाली मुझे लिख करके भेजिए, कैसे मनाते थे। क्योंकि मैंने 1019वें नंबर के कार्यक्रम में ये बात कही थी कि मुझे लिख करके भेजना होगा मेरे जीमेल अकाउंट पे nakulpashara@gmail.com। यहां मैंने आप लोगों से मांगा है कि आपकी दिवाली कैसी बीतती थी, अभी वाली नहीं, पुरानी वाली। उसके बाद मैंने ये बात कही है कि आप लोग जिनके भी दिवाली में बेहतर रंग मिलेंगे मुझे, वो बेहतर जो पटाखे मिलेंगे, विचारों के, भावों के, अनुभवों के, भावनाओं के, संस्कारों के, मजबूती के, शब्दों का खेल, शब्दों का रंग, वो फुलझड़ी जो शब्दों से बनाए गए हों, उसको मैं अपने यहां बुलाऊंगा, उनसे बात करूंगा, उनकी कुंडली भी देखूंगा और उनका आतिथ्य स्वीकार करूंगा। जरूर ये काम करिएगा, सब लोग लिखिए और मुझे मेल करिए। और सबसे अच्छी बात है, मैं बताऊं कि कितने मेल आ गए हैं। मैंने तो ये बात जरा बाद में समझी कि मुझे लगता था कि कोई नहीं लिखेगा, पर आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत लोगों ने लिख करके भेजा है। बहुत लोग लिख करके भेज रहे हैं, आप भी जरूर भेजिए। आप ही से बात कर रहा हूं मैं, जरूर लिखिए, उठाइए और लिखिए और उसकी प्रिंट आउट निकाल करके मुझे ईमेल कर दीजिए, या पीडीएफ बना करके, या जैसे भी हो सके टाइप करिए, कुछ तो लिख डालिए ताकि मैं उसे आपके सामने उपस्थित कर सकूं और आपके घर आ सकूं, या खुद को आपके सामने उपस्थित कर सकूं, या आपको बुला सकूं। सब मैं करूंगा, आप तो बस लिख डालो। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के बाद सोमवार के कार्यक्रम में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो विभिन्न लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पदस्थ अधिकारी बनने का प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन में और अपना दम लगा रहे हैं, उनके लिए कौन कौन सी स्थितियां ग्रह के लिए या किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जातक के लिए कैसे होने या बैठने चाहिए, ये कैसे देखना है। उसके बाद अगर आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ओरिजिनल है, रियल डेट ऑफ बर्थ और टाइम और प्लेस है, उसे किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में आप डालिए तो आपको एक ऐसा चक्र बनेगा जिसमें अंग्रेजी में ग्रह देखे होंगे, बैठे होंगे एक एक भावों में। तो उसमें आपको यह देखना है कि मैं जैसे जैसे मिला रहा हूं या जैसे जैसे बोल रहा हूं, क्या वहां पे वो ग्रह बैठे हैं, तब आपकी कुंडली सफल जो है वो उस क्षेत्र में बन पाएगी। और ऐसा नहीं है कि अगर वो ग्रह वहां नहीं बैठे हैं तो आप सफल नहीं होगे, ऐसा भी नहीं है। ऐसा इसमें यह हो सकता है कि आपको हो मशक्कत थोड़ी करनी पड़े, एक बार में ना हो, दो बार में ना हो, तीसरी बार में हो जाए, या फिर ऐसी भी स्थिति बनती है कि व्यक्ति को थोड़ा कार्मिक होना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत भी लगानी पड़ती है, अपना दम लगाना पड़ता है। तो ये चीजें हैं। तो शुरू करते हैं। आज को मैंने आज आपको जो मैं बताने वाला हूं उसमें अगर आपकी कुंडली में यहां पे चंद्रमा बैठे हों, वृश्चिक राशि में चंद्रमा अगर 8 नंबर में बैठे हों, तो ये विशेषतया उन लोगों के लिए है, पर ये सबके लिए सामान्यतया सभी राशि के जातकों के लिए मैं बता रहा हूं। ये नीचे वाला जो कुंडली है, नीचे जो मैंने चक्र बनाया है, ये सबके लिए है। ऊपर वाला जो है वो सिर्फ वृश्चिक राशि के लिए है। पर पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति कैसी है। तो अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में यहीं चंद्रमा बैठे हैं, यहीं मंगल भी बैठे हों, यहीं गुरु भी बैठे हों, यहीं सूर्य भी बैठे हों, या यहीं पे बुध भी बैठे हों, तो आपको निसंदेह संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी के लिए अपने कमर को बांध लेना चाहिए और दम लगाइए। आपकी कुंडली में योग उपस्थित हो रहे हैं। अगर यह स्थिति बन रही हो, अगर यहीं चंद्रमा बैठे हो, तो
ये विशेष बात लागू होगी। दूसरे नंबर पे अगर यहाँ पे गुरु बैठे हो, सूर्य बैठे हो, चंद्रमा बैठे हो, बुध बैठे हो या यहीं पे शुक्र भी बैठे हो, तो भी आपकी कुंडली में ये योग निर्धारण होता है कि व्यक्ति पीसीएस सेवाओं के लिए और आईएएस की सफलता के लिए वो प्रयास कर सकता है, उसमें सफलता पाने के लिए वो निस्संदेह उसमें प्रयास कर सकता है। क्लियर है? तीसरे नंबर पे ये पराक्रम का भाव है, जहां आपकी कुंडली में 10 नंबर अगर लिखा हो या कोई भी अंक लिखा हो, यहां पे शनि बैठे हो, सूर्य बैठे हो, राहु बैठे हो, केतु बैठे हो या फिर मंगल बैठे हो, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए और निसंदेह आपको ये ढाढ़स रखना होगा, अपना पराक्रम दिखाना होगा कि आपके अंदर वो काबिलियत और वो क्षमता है कि आप आईएएस और आईपीएस की परीक्षा क्रैक कर सकते हो, उसमें सफलता आपको मिल सकती है। इसका यहाँ इन सभी ग्रहों का यहाँ बैठना ये दर्शाता है कि आपके पास वो क्षमता है, वो कम्युनिकेशन है, वो पराक्रम की जो एक स्टेबिलिटी होती है, वो मंत्र जो आप किसी भी सफलता को पाने के लिए आवश्यक होता है, वो आपके पास है। मतलब आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपका प्रारब्ध भी अगर कहूं तो ठीक ही होगा यहाँ पे, क्योंकि उसकी स्थिति यहाँ पे अच्छी बनेगी। उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो यहाँ से आपका पराक्रम बड़ा मजबूत है, आप मेहनती हो, अपने मेहनत को आप अगर सही दिशा में ले जाकर के स्थापित करना चाहते हैं तो निस्संदेह वो आपको पद पे स्थापित कर देगी। क्लियर है? चौथे भाव को, यहाँ ये पहला भाव, ये दूसरा, ये तीसरा भाव, ये चौथा, यहाँ अगर शनि बैठे हो, सूर्य बैठे हो, गुरु बैठे हो, चंद्रमा बैठे हो या शुक्र बैठे हो, तो निस्संदेह आपको आगे बढ़ना चाहिए और पीसीएस या लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए आप आराम से अपना प्रभाव दिखा सकते हैं, क्योंकि सूर्य की दृष्टि यहां पड़ेगी और निस्संदेह ये पदस्थ अधिकारी बना देते हैं। गुरु की दृष्टि यहां पड़ेगी जो निस्संदेह एक अच्छा योग बनाए। अगर शनि वहां बैठे हैं तो निस्संदेह जातक को देर से ही सही पर सफलता जरूर दे देते हैं। अगर शुक्र वहां बैठे तो व्यक्ति को पद और पद की गरिमा रखने वाला एक सकुशल अच्छा लोक सेवक दे देते हैं। क्लियर है? पंचम भाव इसे कहा जाता है, जहां आपकी कुंडली में अगर 8 नंबर में चंद्रमा बैठे हो तो अगर 12 अंक जहां 12 लिखा हो वहां पे अगर गुरु बैठे हो, शुक्र बैठे हो, शनि भी बैठे हो, सूर्य बैठे हो या शुक्र बैठे हो, शुक्र के बाद अगर बुध बैठे हो, तो निस्संदेह आपके पास यश, जिस क्षेत्र में आप प्रयास कर रहे हो, होता है ना, जैसे कि मैंने इतनी मेहनत करी पर मुझे उसका यश नहीं मिला, लेकिन अगर ये स्थितियां बन रही हो कि 12 नंबर जहां लिखा हो आपकी कुंडली में और वहां इतने सारे ग्रह या कोई भी 1-2 ग्रह बैठे हो, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए और निस्संदेह आपको यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव और कुल का दीपक बनाने वाला ये योग पैदा करता है। ये बात इतनी सी काफी है। उसके बाद अगर जन्म कुंडली में बात करता हूं, जन्म कुंडली के छठे भाव की, तो यहां पे अगर मंगल बैठे हो, शनि बैठे हो, लेकिन शनि के साथ मंगल बैठे हो, यानी कि शनि और मंगल दोनों एक साथ बैठे होने चाहिए, या फिर यहां सूर्य बैठे हो या यहां पे चंद्रमा नहीं बैठे होने चाहिए, चंद्रमा बैठे हो तो यहां साथ में गुरु भी बैठे हो। ये बात, इतने सारे ग्रह अगर यहां बैठे हो तो निस्संदेह आपका बल और आपका प्रतियोगिता का भाव और आपकी कुंडली का प्रतियोगिता का जो एक लक्षण है वो आपके अंदर दिखाई देगा। अगर आपकी कुंडली के मंगल भी यहां बैठे रहेंगे तो भी आपकी कुंडली में वो योग बना रहे हैं जो निस्संदेह आपके पराक्रम को और पराक्रम का परिणाम आपको मिल सकता है और उसका प्रभाव भी आपको दिख सकता है। क्लियर हो रही होंगी चीजें मैं जो बता रहा हूं, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई भी ताकि यहां उच्च का, यहां नीच का, यहां गोचर वोचर कुछ नहीं, बिल्कुल आपके लेवल पे आकर के बता रहा हूं कि आपकी कुंडली जस्ट सामने बनी है और सिर्फ आपको मिलाते चलना है कि उस अंक में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर 2 नंबर जहां लिखा हो वहां पे शुक्र बैठे हो, अगर गुरु बैठे हो, चंद्रमा बैठे हो, शुक्र के बाद अगर सूर्य बैठे हो या फिर यहां शनि भी बैठे हो, तो निस्संदेह आपको आगे बढ़ना चाहिए और निस्संदेह अपने कमर को बांध करके अपना जो है वो प्रभाव विकसित करने के लिए और अपना जो एक एटीट्यूड होता है उसको आपको सामने से दिखाना चाहिए। आपका प्रभाव इतना तो मजबूत जरूर है कि आप किसी भी परीक्षा को पास कर सकते हो, बस अपना आत्मबल कभी कमजोर ना होने देना। ये इतनी सी बात याद रखने की बात है। उसी के साथ अगर ये भी कहूं तो अष्टम भाव में अगर बुध बैठे हो, अगर राहु बैठे हो, अगर गुरु बैठे हो चंद्रमा के साथ
या फिर शुक्र बैठे हों और साथ में सूर्य बैठे हों। सूर्य का यहां बैठना ठीक उतना नहीं माना जाएगा, इस वजह से सूर्य को यहां से हटा देते हैं। लेकिन अगर इतने सारे ग्रह बैठे हों, राहु का बैठना अत्यंत आवश्यक, बुध का बैठना राहु के साथ और भी मजबूत, राहु का गुरु और शुक्र के साथ बैठना या शनि के साथ भी बैठना अच्छा माना जाएगा यहां पे। तो ऐसी अगर स्थिति बन रही है तो व्यक्ति निसंदेह अच्छे पद वाला और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला बन जाता है। ऐसी स्थिति में कि अगर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में जहां 3 नंबर लिखा हुआ है, अगर वहां पे उस भाव का अधिपति बैठा है तो निसंदेह आपको बना देगा और वो पुरस्कार भी अर्जित करा देता है, साथ ही साथ व्यक्ति को खोजी प्रवृत्ति का भी बना देते हैं। क्लियर है? अब सबसे ज्यादा जिस चीज की आवश्यकता होती है, आपका भाग्य। आपकी कुंडली का भाग्य भाव जहां 4 नंबर लिखा है, यह 9वां भाव कहा जाता है, जिसे भाग्य भाव कहा जाता है। अगर वहां पे चंद्रमा बैठे हों या गुरु भी साथ में बैठे हों या सूर्य बैठे हों या फिर बुध और शुक्र बैठे हों, और यहीं पे अगर मंगल नहीं बैठे हों, लेकिन मंगल अगर बैठे हों तो साथ में चंद्रमा भी बैठे हों, तो ये आपके भाग्य का बल वृद्धि में जाता है और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, आपके पितरों का आशीर्वाद, आपके बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद आपको मिलता रहता है। और वो आशीर्वाद कैसे मिलता है कि आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो माता सामने से दही और गुड़ लेकर के खड़ी है, वही आशीर्वाद है। आशीर्वाद ऐसा कि आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके दादाजी सामने दरवाजे पे खड़े होकर के आपको न्योता दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि निसंदेह तुम्हारी सफलता पक्की है। तो ये है वो 9वां भाव। ये बात यहां पे क्लियर होती है। तो ये बात यहां तक थी, 9वें भाव तक में था। उसके बाद अगर 10वें भाव, जहां पे आपकी कुंडली में जहां 5 नंबर अगर लिखा हो या यहां पे कोई भी अंक लिखा हो, अगर ये सबके लिए बता रहा हूं, अगर सूर्य यहीं बैठे हों, शनि यहीं बैठे हों, मंगल यहीं बैठे हों, राहु यहीं बैठे हों, गुरु यहीं बैठे हों, चंद्रमा नहीं बैठे हों, तो ये अच्छी बात होती है। और इसका मतलब है कि आप पदस्थ अधिकारी बनने का पूरा प्रयास कर सकते हैं, पूरा 100%। और आपकी कुंडली में ये सर्वोत्तम योगों में से एक योग होगा जिसका लाभ आपको मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से कि अगर जन्म कुंडली में सूर्य की दृष्टि यहां पड़ रही हो, अगर यहां बैठे हो तो वो अपनी दृष्टि से यहां देखेंगे। अगर गुरु जन्म कुंडली में यहां बैठे हो तो अपनी 5वीं दृष्टि से यहां देखेंगे। अगर गुरु यहां बैठे हो तो अपनी 9वीं दृष्टि से यहां देखेंगे। ये सब भी बात होती है। तो अगर यहां पे इतने सारे ग्रह बैठे हो, सूर्य, शनि, मंगल, राहु, गुरु, अगर यहां पे इतने सारे ग्रह बैठे हो आपकी कुंडली में, कोई अंक लिखा हो अगर लेकिन यहां बैठे हैं, तो निसंदेह आपको आगे बढ़ जाना चाहिए और अपने ऊपर भरोसा बांध करके आगे बढ़िए। और ये बात आसानी से आपके ऊपर लागू हो जाएगी कि आपकी कुंडली में जो ग्रह हैं वो आपको ये बनाना चाहते हैं। अगर मन में ये बात ठानी है कि मुझे आईएएस और आईपीएस या आईआरएस या आईआईएफएस, पता नहीं कितने सारे उसमें तो होते हैं, क्लियर करना है, तो भाई मेरे आप आगे बढ़ सकते हैं। और निसंदेह उसमें ग्रहों की अनुकूलता आपके लिए है। 11वां भाव, जहां जन्म कुंडली में ये पहला भाव है, ये 11वां, यहां पे अगर शुक्र बैठे हो पर बुध के साथ, गुरु बैठे हो चंद्रमा के साथ, सूर्य बैठे हो बुध के साथ, तो ऐसी स्थिति बनती हो। या फिर अगर अकेले वहां पे शुक्र और बुध बैठे हो खाली, या वहां पे खाली बुध बैठे हो, या वहां मंगल बैठे हो अकेले, या वहां पे गुरु और चंद्रमा बैठे हो यहां पे, तो ये बात अच्छी होगी और आपको निसंदेह आगे बढ़ना चाहिए। एक बात और है, ये जो भाव होता है वो इच्छा पूर्ति का होता है। तो यहां पे जो अंक लिखा हो ना, उस अंक का अधिपति अगर वहीं बैठा है, जैसे 6 नंबर लिखा है, तो 6ठे नंबर की राशि कन्या राशि होती है और कन्या राशि के अधिपति होते हैं बुध। यानी कि इस भाव के अधिपति बुध को यहीं बैठना अत्यंत आवश्यक है। या इस भाव के अधिपति जो भी बनते हो वो कुंडली में कहीं भी बैठे हो, इस भाव को देख रहे हो, तो इस भाव का अधिपति कहीं बैठा हो तो देखे ना देखे, यहां बैठेगा जरूर तो इसे देखेगा। ये मैं आपके लेवल पे आकर के समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इस वजह से ये बात बोल रहा हूं। तो ये बात है। 12वें भाव में अगर शनि बैठे हो, शुक्र बैठे हो, अगर ये 2 ग्रह बैठे हो, तो इस कुंडली के लिए या ऐसी स्थिति अगर बन रही हो कि यहां पे ये अंक लिखा हो और वो शुक्र और शनि वहां बैठे हो, तो निसंदेह व्यक्ति को आगे बढ़ जाना चाहिए। वहां पे गुरु का बैठना आपके अंक काट सकते हैं, आपके अंक कमजोर आ सकते हैं। गुरु का बैठना वहां ठीक नहीं होगा। वहां का चंद्रमा आपको परेशान कर सकता है मन से, वहां का चंद्रमा वहां आपको दिक्कत में डाल सकता है, वहां बैठा बुध आपको परेशान कर सकता है। ये बात बनती है। ये आपकी कुंडली में अगर ऐसे योग बने हो या ऐसे ग्रह स्थितियां बनी हुई हो, आपकी कुंडली में अगर बनी हो, तो निसंदेह आप आगे बढ़िए। उसके बाद अगर गोचर की बात करते हैं, तो अगर
आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हैं ये वृश्चिक राशि, और ये राशि से ही देखना है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हैं अगर वहां पे 8 नंबर लिखा है तो निसंदेह शुक्र आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। और इस दौरान आपको जितना भी मेहनत करना है कर सकते हैं। इस दौरान आपकी बुद्धि, आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपका प्रभाव, आपके लेखन क्षमता की स्थिति, आपके कम्युनिकेशन, आपकी वाणी का प्रभाव, आपका मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें आपके पक्ष में खड़ी हैं और निसंदेह ये आपको प्रभावित भी करेंगी और आपको आपके सफलता के लिए इस दौरान किया गया मेहनत ये शुक्र आपको देने वाले हैं। उसके बाद जन्म कुंडली में गुरु और शनि का यहां जाना, यहां पे शनि आपके लिए ठीक हो सकते हैं पर गुरु थोड़े कमजोर हैं, इस वजह से आलस्य ना करें, अपने मेहनत को सही जगह पे लगाएं। और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में तीसरे जा रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपका कम्युनिकेशन थोड़ा कमजोर करें, हो सकता है आपको और भी थोड़ा अपने आप को निखारने की आवश्यकता है। ये काम आप कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन पे आप काम करिए, अपने वाणी को और अपने बुद्धि लब्धि क्षमता को आप और भी ज्यादा क्लियर कैसे, उसको और भी ज्यादा किससे कैसे जो है वो किसी में व्यक्ति होता है जैसे कि वो जानता तो है पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है या कई बार कन्वे नहीं कर पाता है या कई बार उसकी कन्विंसिंग कैपेसिटी कमजोर हो जाती है, तो ये नहीं है, या आप उस पर काम कर सकते हैं। ये बात समझने की है कि आपकी कुंडली में अगर ये स्थिति बन रही है जो यहां बन गई, पर अगर यहां की बात करते हैं, अगर आज के ग्रह स्थिति के बारे में, तो गुरु कमजोर जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनका राशि परिवर्तन यहां आ जाए तो ठीक हो जाए। शनि भी कुछ ही महीनों में बदलने वाले हैं अगले वर्ष में, तो ये दोनों स्थितियां आपकी कुंडली के लिए आगे के लिए अच्छी होंगी। पर अभी के लिए आपको आलस्य त्यागना होगा, अपने आप को बहुत ज्यादा बिस्तर में लपेट करके रखने की आवश्यकता नहीं है। एक्टिविटीज बढ़ाइए, पराक्रम करिए, अपने वाणी पे अपना प्रभाव बढ़ाने का काम करिए, उसको कैसे और भी ज्यादा एकदम मजबूत रखना है आप इस पे काम कर सकते हैं। उसके बाद राहु आपकी कुंडली में अगर बैठे हैं तो ये मन को थोड़ा सा क्षुब्ध करते हैं, परेशान करते हैं, बेवजह की चिंताएं बढ़ती हैं और कई बार व्यक्ति जो होता है वो उलूल जुलूल बातों में अपने आप को फोकस नहीं कर पाता है या फिर फंस जाता है, या कई बार वो जितना देना चाहिए उतना आउटपुट नहीं दे पाता है, इनपुट नहीं दे पाता है, आउटपुट नहीं मिलती है, इस वजह से ये चीजें गड़बड़ होती हैं। दूसरी बात और भी है कि यहां पे बैठे राहु किसी अन्य तरफ आपका दिमाग भटका भी सकते हैं, हो सकता है वो आपके लिए सही नहीं है अभी के हिसाब से, तो उस तरफ और गलत चीजों के पीछे, गलत लोगों की संगति में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने कलीग वगैरह जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ संबंधों को लेकर के आप जागरूक होइए, उनके साथ किसी भी तरीके के संबंधों में कमजोरी ना लाइए ताकि आपके पढ़ाई पे उसका असर कमजोर पड़े या आपका पढ़ाई या आपकी एजुकेशन पे उसका किसी भी तरीके से नेगेटिव अप्रोच आए। क्लियर है? उसके बाद अगर जन्म कुंडली में 12वें भाव की चर्चा करते हैं तो यहां पे ये कोई भी ग्रह आपके अनुकूल नहीं है, इस वजह से आपका पराक्रम कमजोर पड़ सकता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। इस वजह से ही मैंने ये बात यहां पे कही थी कि अभी आलस्य में अपने आप को आलस्य के चादर में नहीं लपेटना है। आलस्य की चादर जो होती है ना बड़ी कठोर होती है, वो भारी भी होती है और लुभावनी भी होती है। एकमात्र आलस्य ही एक ऐसे चादर को लेकर के आपको लपेटवा देता है जो भारी होने के बाद भी वो ऐसा लबादा है जो ना तो हटाने का मन करता है और ना उसमें से बाहर निकलने का। भारी है, उसका भार सहन करना बड़ा कठिन होता है। क्यों? क्योंकि आलस्य के लपेटे में अगर आप रहेंगे तो निसंदेह उसका परिणाम आपके लिए अच्छा नहीं होगा, पुरुषार्थ करना ही होता है। लेकिन वो रजाई जो आलस्य की होती है बड़ी गंभीर होती है, वो गर्मी पैदा करती है, और जब गर्मी पैदा करती है तो वो बाहर के ठंड को बचाती तो है निसंदेह, पर निसंदेह आपको आलस्य भी करना सिखा देती है या आलसी बनाना भी सिखा देती है या बनना भी सिखा देती है। ये मत करिएगा, इस चादर को हटाना ही होगा और बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि सामने आपका परिणाम जो इंतजार कर रहा है। यहां पे सारे के सारे ग्रह सूर्य, मंगल और बुध ये ठीक नहीं है और ये 12वें जाकर के आपको मेहनत करने का इशारा कर रहे हैं और ये निगेटिव जा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको ये इशारा कर रहे हैं ग्रह कि बाबू रे अभी मैं तुम्हारे अनुकूल नहीं हूं। तो इसका मतलब है कि आपको अपने आत्मबल पे भरोसा करना होगा, उसको जागृत रखना होगा, अपने पराक्रम को कमजोर पड़ने नहीं देना चाहिए। आपके एक्सप्लेनेशन की जो पावर है उसको बढ़िया बना करके रखिए, उसको ठीक बना करके रखिए, उसको गलत और जाया ना करिए, उसको सही जगह पे लगाइए। जो चीजें जितना दिमाग मांग रही है उसमें उतना ही खर्च करने की आवश्यकता है, ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर गणितीय क्षमता विकसित करनी है तो निसंदेह इस पे आपको फोकस बढ़ाना होगा।
अगर याददाश्त क्षमता बढ़ानी है तो निस्संदेह आपको इस पे काम करना होगा। अगर कंसंट्रेशन बिलो हो रहा है, आप लगातार 10 घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो निस्संदेह इसमें बुद्धि की कमजोरी है। और इन सब का उपाय सूर्य को अर्घ्य, गणेश जी के मंत्रों का जप, हनुमान चालीसा का पाठ, किसी भी देवता के मंदिर का दर्शन आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेगा, पर निस्संदेह उससे जो ऊर्जा मिलने वाली होगी आपको जागृत कर देगी। तो 2 चीजें सीखने वाले की स्थिति में जा रहे हैं हम, वृश्चिक लग्न वाले या वृश्चिक राशि वाले। एक, हमें जो है वो आलस्य के पर्दे से बाहर निकलना है। दूसरा, हमें ज्यादा दिमाग किसी भी ऐसे विषय पे नहीं लगाना है जहां हमारा नुकसान होता हो और हमारी ऊर्जा की खपत ज्यादा होती हो। तीसरे नंबर पे हमें जो है वो अपने कम्युनिकेशन को बेटर बनाना है, हमें उस पे फोकस करना है और हमें बेवजह की चीजों पे अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये राहु ऐसा काम करवा सकते हैं। ये आपकी कुंडली और ये आपके ग्रह, अगर ऐसे ग्रह बैठे हों जो मैंने बताया और अगर ऐसी स्थिति बन रही हो तो निस्संदेह थोड़ा ध्यान बढ़ा देने की आवश्यकता है। अब आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 6ठे अध्याय के 44वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? गौर करना, गीता में इसी वजह से कई बार बातें कही गई हैं कि क्या क्या नहीं मिल जाती हैं गीता जी से। गीता जी जो है वो साक्षात, जिस तरह से जो गंगा मैया हैं वो कौन है? वो साक्षात नारायण है। आप गंगा गंगा पुकार करके कहीं भी बैठे रहिए, गंगा सामने उपस्थित है। अगर स्नान करते समय गंगे गंगे कर दें, हर हर गंगे, तो निस्संदेह वो पुण्य प्राप्त हो जाता है और व्यक्ति को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है, विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 2 सवाल का उत्तर आपको मिल जाता है इस श्लोक के माध्यम से। जैसे कोई व्यक्ति बड़े घर में पैदा हुआ, वो उसके पूर्व जन्म का कृत्य था, जिसके कारण वो पूर्व जन्म में उसने कर्म अच्छे करे थे, जिसके कारण वो ऊंचे कुल में और ऊंचे वर्ण को पैदा होता है। उसके बाद अगर उसकी भ्रष्ट बुद्धि हो जाती है तो वो अलग है, लेकिन अगर वो बड़े बड़े कुल में और बड़े वर्ण श्रीमान के घर में पैदा होने के बाद अगर पूर्व जन्म के उसके कृत्य अच्छे थे तो निस्संदेह इस जन्म में भी वो परमात्मा से मिलने का लगातार प्रयास करता रहेगा और हमेशा ही पूजा पाठ, मंत्र जप, ध्यान, धारणा, समाधि आदि की तरफ उसका आकर्षण बढ़ता रहता है, क्योंकि उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं पिछले जन्म से होता है। आप आज जो हो और जैसे भी हैं वैसे अभी हैं, लेकिन ये इस वजह से भी है क्योंकि आप पिछले जन्म में भी ऐसे थे। संस्कार जो है वो व्यक्ति को अपनी तरफ खींचते हैं और उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। इसी के कारण कई बार एक श्रेष्ठ कुल का जन्मा व्यक्ति भी कई बार द्रोही, विद्वेषी या कमजोर होता है और इसी के कारण कई बार वो उच्च श्रृंखल होता है या बेहतर व्यक्ति के रूप में वो उस कुल का नाम रोशन करने वाला हो जाता है। मतलब साफ है, पूर्व जन्म का कृत्य जैसा है वो आपको इस जन्म में भी भोगवा रहा है और इस जन्म में भी आपको वैसा ही करा रहा है या फिर आपको मिला हुआ है। बस इतनी सी बात है। इसको और भी ज्यादा क्लियर करने का मतलब होगा कि आप जिसको देख रहे हैं वो वस्तुतः उसका अभी का किया हुआ नहीं है, वो उसके पिछले जन्म का किया हुआ है। आपके साथ जो चीजें अभी मिली हुई हैं वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आप छूटे थे, उसके बाद आपका मरण हुआ था या आप वहां पे खत्म हुए थे, उसके बाद आप आगे बढ़े हो और यहां आए हो। बस इतनी सी बात है, सोचा आपको बता दूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।